हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक एक डाउट के रूप में मेरे सामने आया था और उसी के साथ ही चीज़ों की मैं शुरुआत करवाता हूँ। तो ज़रा टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, किन किन टॉपिकों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे हमें चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहिए, उन सब का शॉर्ट ट्रिक निकाल करके आप सभी के मैं सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेडिवल का जो टाइम फ्रेम है वो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि हमें इसमें मोस्टली जितने राजा आए थे, शासक आए थे, या फिर कहने का ये मतलब है कि सुल्तान आए थे, नवाब आए थे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं कि हमें मोस्टली राजा और उनकी नीतियों के बारे में ही मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं और अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपके साथ ही साथ मैं लिखने की भी पूरी कोशिश करता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो मैंने आप सभी के सामने एक नंबर लाइन बनाया है। आई होप डेट्स को लेकर के, टाइम को लेकर के किसी के भी मन में अब कोई भी डाउट नहीं आया होगा। उसके बाद मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर डेट और टाइम में दिक्कतें आ रही हैं अभी भी, तो मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ। ये ज़ीरो का टाइम फ्रेम है जहाँ जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इसके पहले जितनी भी सारी चीज़ें हैं नेगेटिव, और उनके बाद आने के बाद चीज़ें पॉजिटिव वे में चली थी। ये एक तरीका है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को याद करने का। और उसी के साथ देखिएगा, नेगेटिव में जितनी भी चीज़ें हुई थी उसको हम BCE लिख सकते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। उसी का दूसरा नाम BC भी होता है। पॉजिटिव में ज़ीरो के बाद का जो टाइम फ्रेम है उसमें AD, और उसी के साथ ही हम इसे CE भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉमन एरा। तो आई होप अब डेट्स को लेकर के कभी किसी के भी मन में कोई सवाल नहीं आएगा, और डेट्स को लेकर भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 200 होगा, कुछ इस प्रकार चीज़ें चलेंगी। और वहीं हम पॉजिटिव में देखने की बातें करें तो यहाँ पे भी 100 होगा, लेकिन इसके बाद 200 आएगा। और अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी। यहाँ जो 100 होगा उसको हम 100 BC का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे 100 AD का नाम हम दे सकते हैं। तो डेट्स और टाइम को लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हमारी हिस्ट्री में जितनी भी सारी डेट्स आई हैं वो प्राचीन भारत में 80% चीज़ें ज़ीरो से पहले हैं, लेकिन अब जो टाइम आया है गुप्ता काल से, वो हमारा पॉजिटिव में मतलब AD में आने की शुरुआत देखी गई है। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक नंबर लाइन बनाने का मुझे शौक़ है हमेशा, और उसी से चीज़ों को किस प्रकार आगे लेकर के जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं मेडिवल इंडिया की, यानी मध्यकालीन भारत की। तो किस प्रकार चीज़ों की शुरुआत कराते हैं, सबसे पहले तो याद रखिए 750 AD से लेकर के ये 1750 AD तक ये चलेगा। इसके उस तरफ हमारा एंशंट इंडिया है, और इसके इस तरफ हमारे पास जो EIC का टाइम फ्रेम, यानी आधुनिक भारत की शुरुआत, या फिर कहने का मतलब ये है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत देखी गई है। चीज़ों की अब ज़रा शुरुआत कराते हैं। पहले हम बड़े बड़े टॉपिक को ख़त्म करते हैं। लाइक हमारे एंशंट में, मेडिवल में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सबको मैं तोड़ मरोड़ के आप सभी के सामने लाता हूँ, और मैं इसी चीज़ के लिए जाना भी जाता हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा आप सभी से, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। सिर्फ ये 2 डेट्स याद रखने हैं आपको। और देखिए, डेट्स को लेकर के, नाम को लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के साथ हूँ। 1750 से पहले का टाइम फ्रेम और 750 के बाद तक का टाइम फ्रेम को हम मेडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत हम जानते हैं। इसी में एक फेज़ आया था हमारे लेटर राजपूत किंग्स का। एक चीज़ और मैं आप सभी से कहूँगा कि लोगों ने, यानी जो राइटर्स ने मेडिवल काल को इस्लामों का एरिया बताया है, इस्लामों का एज बताया है, यानी कि एक हिस्ट्री की ऐसी डिवीज़न करी है जहाँ पे उन लोगों ने ये कहा है कि जो हमारा एंशंट है वो हिंदू शासकों का हुआ करता था, हिंदू राजाओं का हुआ करता था। मेडिवल का टाइम फ्रेम है, मध्यकालीन की बातें होंगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के जितने भी शासक होंगे उनकी बातें होंगी। और हमारे आधुनिक भारत में, यानी कि मॉडर्न इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म का फैलावा देखा गया है। तो मैंने आप सभी से ये भी कहा है कि सिग्निफिकेंस के ही हिसाब से आप चाहे पॉलिटिकली, जोग्राफिकली,
कल्चर, रिलीजन, इन सब के भी हिसाब में आप चीज़ों को बांट सकते हैं, यानी चीज़ों का बंटवारा भी कर सकते हैं। ये कहना गलत होगा, सही होगा, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जाति को देखते हुए हमें कभी भी किसी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। और यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर जाति को लेकर के अगर डिवीज़न होंगी तो सोसाइटी में काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो 1750 और 750 एडी ही याद करने के लिए मैंने आप सभी के सामने एक ट्रिक बनाया है। सिर्फ और सिर्फ 750 याद रखिएगा और एट द एंड इसमें लास्ट में 1 लगा दीजिएगा, तो ये जो टाइम फ्रेम हमारा हो जाएगा ये मध्यकालीन भारत का ही टाइम फ्रेम हो जाएगा। पहले बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करते हैं, उसी के बाद उसमें हल्का हल्का जितना भी एक ब्रीफ नॉलेज होगा शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में आप सभी को मैं बताते जाऊंगा। तो 750 से लेकर के 1200 तक ये जितने भी हमारे लेटर राजपूतों किंग्स का एक टाइम रहा था। 1200 से लेकर के 1526 इस बीच हमारी दिल्ली सल्तनत आई थी, मतलब दिल्ली के सुल्तान आए थे। उसी के साथ ही 1526 से लेकर के 1750 तक हमारे पास मुगलों का शासन देखा गया है। और इसके बाद ही जब 1707 में आप लोगों को पता ही होगा हमारे जो लास्ट राजा हुआ करते थे औरंगज़ेब, उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी के बाद ही मुगलों का डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है। डिक्लाइन कहने का मतलब उन लोगों का विघटन होने की शुरुआत हम देख पाते हैं। और उसी के बाद ही 1750 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जो शुरुआत है वो देखी गई थी और चीज़ों को किस हिसाब से वो आगे लेकर के जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं मॉडर्न इंडिया में आप सभी को बताऊंगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में सिर्फ यही टॉपिक्स हैं हमें पढ़ना है। और अब आप कहेंगे कि सर अगर इतने ही टॉपिक हैं तो क्यों हम किताबों को पढ़ें, क्यों हम सारी चीज़ों को जाएं, क्यों हम सारी चीज़ों को देखें। तो ये भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो मैंने पर्सनली आप लोगों से कुछ भी नहीं कहा है करने के लिए, क्योंकि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। चीज़ों को मैं कहानी के फॉर्म में रखता हूँ, चीज़ों को मैं एक वेब सीरीज़ के फॉर्म में रखता हूँ। किस हिसाब से मेरे लेक्चर जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे एनी टाइम लर्निंग ऐप पर हो, आप सभी बहुत आराम से उसे देख पाते हैं। इसी के साथ ही टेस्ट सीरीज़ का जो डाउट उभर करके आता है उसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है OTP का, यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का। उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए नंबर 1 जो एप्लीकेशन है आप लोगों के सामने ही है और इन सारी चीज़ों को नंबर 1 बनाया भी आप लोगों ने ही है, क्योंकि जो हमारी टीम है रोज़ उसमें नई नई अपडेट कर रही है, किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है वो उनमें माहिर हैं। इसी के साथ ही आप सभी से मैं ये कहूँगा, 1 प्लेटफॉर्म फॉलो करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जगह भटकने की भी कोशिश मत करिए। चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि चीज़ें हमारे पास मात्र इतनी ही हैं और अब जो सारी चीज़ें निकलेंगी वो इनमें से ही निकलेंगी। तो एक एक फेज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। तो जितने हमारे राजपूत किंगडम होते थे उनमें लास्ट राजा पृथ्वीराज चौहान हमारे सामने उभर करके आए थे। इसी के बाद ही इस टाइम फ्रेम को एक बार और ध्यान देते हैं, हमारे पास फॉरेन इन्वेजन होने लग गए थे, यानी जो लोग विदेश से आया करते थे उनका आगमन देखा गया था। उनकी शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। 1206 से लेकर के 1526 तक का जो टाइम फ्रेम था वो दिल्ली सुल्तान का हुआ करता था। इसी के साथ ही ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ आप सभी से दिल्ली सुल्तान के बारे में। तो इसमें आप लोगों को अगर पता होगा तो एक बार ज़रा मुझे बताइए, सीरीज़ को लेकर के इनके क्रमशः लगाइए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हमारे सामने उभर करके आई थी। उसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का सब्जेक्ट 10th में संस्कृत रहा होगा, तो संस्कृत को लेकर के आप क्या लिखते थे, शॉर्ट फॉर्म में SKT लिखते थे। अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में बस SL लगा देना है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है SKT SL, तो अब देखिए जादू, हमारे S से हो जाएंगे स्लेव डायनेस्टी, K से हो जाएंगे खिलजी डायनेस्टी, T से हो जाएंगे तुगलक डायनेस्टी,
एस से हो जाएंगे सैयद डायनेस्टी, एल से हो जाएंगे लोदी डायनेस्टी। यानी कि ज़रा एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित जितने भी हमारे दिल्ली के सुल्तान आया करते थे उनको क्रमशः लगाइए। तो पहले में स्लेव डायनेस्टी, दूसरे में खिलजी डायनेस्टी, तीसरे में तुगलक डायनेस्टी, चौथे में सैयद डायनेस्टी और पांचवे में हमारे पास लोदी डायनेस्टी। इस लोदी डायनेस्टी में जो लास्ट किंग थे हमारे पास इब्राहिम लोदी, उनको बाबर ने हरा दिया था और इसी के बाद जो हमारा मुग़ल का टाइम फ्रेम है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो चीज़ें देखिए, मुग़ल डायनेस्टी की अगर बातें करूं तो आप लोगों को एक क्रम में सारी चीज़ें पता होंगी कि पहले कौन बाबर आया था, मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा। उसके बाद हुमायूं आया था, उसके बाद अकबर आया था, उसके बाद कौन आया था कमेंट करिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार चलती हैं कि लास्ट में हमारे सामने औरंगजेब आया था और इसी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और इसी के बाद चीज़ें हमारे सामने खराब होती गई थी। यानी मुग़लों का एक विघटन, मुग़लों का डिसइंटीग्रेशन, मुग़लों का डिक्लाइन होने की शुरुआत यहीं से ही देखी गई थी। तो एक बार ज़रा इस टाइम टेबल को ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चीज़ें किस हिसाब से चलनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर लेकर के बैठिए। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं आप सभी के साथ हूँ। इसी के साथ ही एक डाउट और आता है कि मेडिवल हिस्ट्री को किस तरह से हम पढ़ने की कोशिश करें। तो मेडिवल हिस्ट्री को इसी क्रम में आप शुरुआत करिए। किस तरह से 1750 से जो आधुनिक भारत है उसकी शुरुआत देखी गई थी, लेकिन 750 लेकर के यानी 750 का जो टाइम फ्रेम है वहाँ से राजपूतों के बारे में पढ़िए, किस हिसाब से चीज़ें वो आगे लेकर के गए थे। ब्रेव किंग के नाम से वो सभी जाने जाते हैं और मेरे हिसाब से रिलीजन को ध्यान में रखते हुए किसी भी युग को डिवाइड करना गलत है, क्योंकि हर एक युग में हर एक लोग आए थे, हर एक जाति के लोग आए थे और किसी एक जाति को उठा करके अगर हम ये कहते हैं कि चीज़ें अगर ये ना होते तो ऐसा नहीं होता, वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। टॉपिक्स की बातें करूँ तो एक एक टॉपिक मैं आप सभी को कराऊंगा, किस तरह से चीज़ें आगे ले करके जानी है। इन सब पे बस आप एक कमांड रखिए और वो कमांड कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टेबल से होगा। अब आप सभी को एक मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, एक मैंने वीडियो और बनाया था कि मध्यकालीन में कौन कौन सी किताबें फॉलो करें। क्योंकि देखिए, मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हैं, मेरे नोट्स आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि चीज़ें और भी ज़्यादा आप लोगों को करने की भी ज़रूरत है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी आंदोलन बैच में अपना दाखिला यानी अपने एडमिशन ले लिए होंगे और चीज़ें किस तरह से शुरुआत होती है, उनके जो रिज़ल्ट हैं आप लोग देख पाएंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को वहीं पर मुलाकात होगी आप लोगों से। तो अब ज़रा बुक्स की बातें करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। बुक्स की बातें करूं, सिर्फ और सिर्फ पहले अगर जो बिगनर हैं उनको एनसीईआरटी की ही किताब फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद अगर मन करे तो सतीश चंद्रा जी की किताब है, 2 पार्ट में किताब आती है, उन दोनों पे कमांड कर लीजिए। इसके अलावा कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी का मन नहीं कर रहा है कि सतीश चंद्रा जी की किताब मुझे नहीं पढ़नी है, कुछ मत करिए, उसको रिप्लेस करके जेएल मेहता जी की किताब है उसको फॉलो करिए। 3 पार्ट में ये जो किताब है वो बटा हुआ है और एनसीईआरटी के अलावा, उस किताब के अलावा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे नोट्स में एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि चीज़ें मैं सबको ही ले करके चलता हूँ। मेरा खुद फेवरेट है, जिस हिसाब से चीज़ों को आगे किस तरह से अच्छे से ले करके जाना है, इसमें मैं माहिर हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें किस तरह से आगे ले करके जाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। क्योंकि जो विशेष लोग करते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में करते हैं, एग्ज़ाम से पहले करते हैं, बट मेरा ये मानना है हर दिन एक नया शुरुआत होना चाहिए और हर एक दिन विश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, उससे पॉजिटिव गाइडेंस का एक प्रतीक वो आप सभी के सामने उभर करके आता है और वो यही दिखाता है कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिक चल रही हैं। तो मेरे से जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उतना करता हूँ। जिस छोटी से छोटी डाउट को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के बीच में आता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके चीज़ों को किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब काम में अब तो मैं माहिर हो गया हूँ।
मेरे फ़ैन पेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लेकर के जा रहे हैं। और मेरे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो मेरी वीडियो देख करके खुद की लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी डाउट होता है, छोटी से छोटी डाउट को मैं अभी भी कहता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ भी रेलिवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा, मैं उसको ज़रूर करवाऊँगा। यूट्यूब पर पॉसिबल हो पाए तो यहाँ पर वीडियो बनवा दूंगा, नहीं तो मैं अपने क्लासेस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करता ही हूँ। क्योंकि पढ़ाई को लेकर के एक मिथ है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डअप करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, चीज़ें किस हिसाब से आगे जाने वाली हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।